आज मैं आपको इस बाइक का कार्बोरेटर क्लीन करना दिखाऊंगा। तो पहले तो बाइक में से कार्बोरेटर को निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे प्रोसेस। और कार्बोरेटर निकालने से पहले पेट्रोल कॉक को आप ऑफ कर लेंगे। उसके बाद कार्बोरेटर के जो रबर कनेक्शंस होते हैं, इनके बैंड स्प्रिंग क्लैम्प को प्लायर के मदद से दबा के पाइप पे आगे की तरफ सरका के आप इन पाइप्स को निकाल पाएंगे। बस पाइप्स को पीछे से ना खींचें, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आगे से सरका के हटाएं, नहीं तो ये चटक जाएंगे। एक्सेलरेटर की केबल निकालने के बाद कार्बोरेटर को आप निकाल पाएंगे। बाकी के बचे हुए कनेक्शंस निकाल लेंगे। इसमें कई कनेक्शंस होते हैं अलग अलग, हर कनेक्शन का अपना पर्पस होता है। स्प्रिंग क्लैम्प्स को भी संभाल के रख लें। थोड़ा सा इसके कनेक्शंस के बारे में समझा देता हूँ मैं। ये होता है ड्रेन पाइप, जो नीचे पेच खोल के हम इसका पेट्रोल निकालते हैं, वो पेट्रोल इससे निकलता है। ये होता है ओवरफ्लो पाइप, जब भी पेट्रोल लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है इसके फ्लोट में तो इससे निकलने लगता है, जैसे कि बाइक लुढ़क जाती है या फिर कोई फॉल्ट होता है कार्बोरेटर में, तो इसी पाइप से वो फालतू पेट्रोल निकलता है। ये पेट्रोल का पाइप है, इसके थ्रू फ्यूल टैंक से पेट्रोल लेता है ये कार्बोरेटर। और ये वाला पाइप ईवैप कैनिस्टर में जा रहा होता है, जो कि सारी पेट्रोल की फ्यूम्स एब्जॉर्ब करने के लिए लगा होता है। मैंने इस कार्बोरेटर को जान के यहाँ से खोला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी ओरिंग भी बदलनी है। तो अगर आप खोलें तो आप इस वाले क्लैम्प को खोलने के बजाय ये वाला खोल लें, तो वही बात है। ये बेसिकली इसकी कार्बोरेटर की एल्बो कहते हैं इसको, या स्लीव कह देते हैं इसकी। इंजन की ओवरहॉलिंग के वक्त लोकल ओरिंग इसमें लगाई थी मैंने, क्योंकि मुझे मिली ही नहीं थी कंपनी की। और फाइनली जेन्युइन ओरिंग मुझे मिल गई है, तो उसको भी साथ ही साथ रिप्लेस कर लेते हैं। इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, अभी से ही गली गली से होने लग गई है। जब ये लगाई थी तब बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी। इसी कारण से कोई भी लोकल चाइल्ड पार्ट्स आपको नहीं लगाने चाहिए इंजन रिपेयरिंग के दौरान। एक छोटे से 1 या 2 रुपए के ओरिंग से भी बहुत बड़ी ऑयल लीकेज हो सकती है। अगर आपके पिस्टन रिंग्स बहुत जल्दी घिस रहे हैं तो हो सकता है आपकी व्हीकल बहुत ज़्यादा लीन चल रही हो, और उसका कारण इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ से लीकेज हो सकता है। तो ये वाली जो ओरिंग होती है, अक्सर जब मैकेनिक्स इंजन को रिबिल्ड करते हैं लोकल ही लगाते हैं, जिसके कारण लीकेज आ जाती है। पार्ट नंबर है, इसका आप नोट कर सकते हो, बजाज के सर्विस सेंटर से मिल जाएगी आपको। जो कंपनी की जेन्युइन ओरिंग कितनी बढ़िया लग गई। इस कार्बोरेटर पे से इसकी स्लीव भी निकाल लेंगे क्लैम्प खोल के। और इसमें किसी भी तरह का टीपी सेंसर नहीं है, उसकी फुल फॉर्म होती है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। तो ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड टाइप होता है जिसमें रेसिस्टेंस होता है। और अगर इस तरह का सेंसर आपके कार्बोरेटर पे लगा हुआ है, यानी कि कोई भी 2 तारें और सॉकेट आपके कार्बोरेटर लगा हुआ है, तो उसको आप पूरा पेट्रोल में या अल्कोहल में नहीं धो सकते। उस पार्ट को आपको बचाना पड़ेगा, या तो आप उसको सेफली निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। लेकिन कुछ बाइक्स में ऐसा होता है कार्बोरेटर कि अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो वापस लगाने में उसकी एक सेटिंग होती है, तो वो डिस्टर्ब होने का डर रहता है। अगर सेटिंग डिस्टर्ब होने का चक्कर है टीपी सेंसर का, तो उसको एज इट इज़ ही रहने दीजिए और अल्कोहल या पेट्रोल उस पर ना लगने दे, जिससे किसी भी तरह का रेसिस्टेंस में वेरिएंस ना आए उसमें। कार्बोरेटर को बाहर से साफ़ इसलिए करते हैं ताकि इसके बाहर की गंदगी इसके अंदर ना जाए। और इसका टॉप का कवर खोलने से शुरुआत करते हैं। इसका डायफ्राम एक स्प्रिंग से नीचे दबा हुआ होता है, जब आप खोलेंगे एकदम से वो उड़ेगा, चिंता की बात नहीं है। जो चोक का इसका लेवर होता है, इसकी भी पत्ती खोल लेंगे। और इसके बाद ये नीचे का जो चेम्बर होता है, जिसे हम फ्लोट कहते हैं, इसे खोलेंगे। मेन कंपोनेंट्स इसी के अंदर होते हैं। फ्लोट चेम्बर का कवर खोलने के बाद इसमें आपको नीचे फ्लोट दिख जाएगा, और इसकी जो शाफ्ट होती है इसका पेज खोल लेंगे। इसका पेज खोलने के बाद इसकी जो नीडल भी निकलेगी इसके साथ, तो उसको ध्यान से बचा के रख लें। तो इसके बाद अब इसके जेट्स खोलेंगे। ये आइडल जेट है, ये पेचकस की मदद से खुल जाएगा। और अब इसके बाद हम प्राइमरी जेट खोलेंगे, जो या फिर मेन जेट भी कह सकते हैं हम इसे। ये 7 mm की गोटी की मदद से आराम से खुल जाएगा। और इसके नीचे एक कॉलर भी होता है, उसे भी सावधानी से निकाल के रख लेंगे।
और इसका आइडल स्क्रू खोलने से पहले ये ध्यान से देख लें कि उसकी पोजीशन क्या है, कितनी चूड़ी है, उसको खोल के लगा रखा है कंपनी ने। यानी कि इसकी जो सेटिंग होती है उसको अच्छे से आप याद कर लें, क्योंकि बाद में अगर आपने एक बार खोल दिया तो आप भूल जाओगे। तो इस बाइक में कंपनी ने 2 चूड़ी खोल के दी थी हमें, यानी कि 2 बार फुल 360 डिग्री टर्न करके इस पेज को खोला गया था। तो इसका चोक का भी मैकेनिज्म खोल लेंगे। कोशिश करिए आप इसे एक एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से खोलिए। मैंने नॉस प्लाई से खोला तो ये प्लास्टिक पार्ट है तो इसलिए डैमेज हो सकता है। और चोक का ये खोलने के बाद एक स्टॉपर टाइप होता है, ये इस पर नीचे रबर लगी होती है और साइड में पिस्टन की तरह बना होता है। एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को पेट्रोल की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से हमें इसे साफ़ कर लेना है। एयर फ्यूल रेशियो के स्क्रू पे जो ये ओरिंग लगी होती है इसको मैं अलग से निकाल के धोना पसंद करता हूँ। इन केस पेट्रोल से डैमेज हो इस ओरिंग को, वैसे तो नहीं होता, कंपनी ने ये इसी हिसाब से बनाया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेट्रोल कार्बोरेटर पे भी डाल के साफ़ कर लेंगे इसको। आप ये देख सकते हैं, ये जो है इसका फ्यूल रेशियो सेट करने का, इसके आगे जो चोंच है ये अब भी गंदी है। हमें काफ़ी बारीकी से साफ़ करना पड़ेगा इसको, और क्योंकि पेट्रोल से भी सारी गंदगी नहीं हटती है। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। मैंने ऐसा देखा है कि पेट्रोल के मुकाबले अल्कोहल ज़्यादा अच्छा साफ़ करता है और ये ज़्यादा प्योर होता है। थोड़ा महंगा तो होता है। अब जैसे इस स्क्रू की चोंच पे गंदगी अभी भी जमा है। इसके छेद तो खैर खुले हुए हैं अभी। ये मेन जेट है, ये पायलट जेट है, इसके थोड़े से ब्लॉकेज है। जिस तरीके से हमने पेट्रोल से कार्बोरेटर के एक एक कंपोनेंट को साफ़ करा था, उसी तरीके से अल्कोहल की मदद से भी इसको साफ़ कर लेंगे। जो दाग पेट्रोल से नहीं हटे वो अल्कोहल से हट गए। सबसे ज़्यादा गंदगी एयर फ्यूल रेशियो के स्क्रू की चोंच पे आपको मिलेगी, और ये साफ़ भी आराम से नहीं होती है। पेट्रोल की मदद से तो खैर पूरा कार्बोरेटर धोने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। और इस पर किसी भी तरह का रेगमाल मत लगाना, इस पर स्कॉच ब्राइट भी नहीं लगाना आपको। तो ये बहुत ही प्रिसिशन वाले कंपोनेंट्स हैं। अगर इनमें कोई भी आपको कमी लगती है, कोई स्क्रैचेस है, कुछ है, तो सीधा जाके आप नया ले लेना, क्योंकि अगर आप इसको जुगाड़बाजी करोगे तो ये नहीं चलेगा। जो लोग अपनी व्हीकल को बहुत कम चलाते हैं उनके कार्बोरेटर्स में ज़्यादातर पेट्रोल ब्रेकडाउन होने के कारण एक स्टिकी से सब्सटेंस के रूप में चिपका हुआ मिलता है जगह जगह। ये पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है और इसके प्लास्टिक का पीला पड़ना वक्त के साथ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं जमा होनी चाहिए इसमें। आजकल तो पेट्रोल में सरकार ही एथेनॉल की एडल्ट्रेशन करवा रही है, इससे और ज़्यादा नाश पिट जाता है कार्बोरेटर्स का। ये चोक का स्टॉपर है। जब आप चोक का लेवर दबाते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है और इसके एनरिचमेंट सर्किट के ज़रिए एयर फ्यूल रेशियो थोड़ा सा रिच हो जाता है, ताकि ठंडे होने पे भी इंजन आराम से स्टार्ट हो जाए। अगर ये क्रैक हो गए या हार्ड हो गए तो आपको ये पार्ट बदलना पड़ेगा। और ये डायफ्राम होता है कार्बोरेटर में, इसके रबर भी अच्छे से देख लेना, कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक है, फटी हुई है, कुछ भी है, तो आपको ये पूरा बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस दिख रहे हैं और आपने पिछली बार बदलवाया था फिर दोबारा से स्क्रैचेस आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं से लीकेज है। कई बार एयर फिल्टर की तरफ से लीकेज होती है। एयर फिल्टर के जो कार्ट्रिज लगती है ऊपर, उसकी ओरिंग भी लीक कर जाती है। तो यहाँ पर आके एयर टकराती है, इससे डस्ट भी इसी पे चिपक जाती है, उसके वजह से ये स्क्रैचेस आते हैं। अगर आपकी ये नीडल में कोई प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना है, तो इसको खोलने के लिए 6 mm की आपको गोटी चाहिए होगी। तो इसको खोल के हल्का सा दबा के आप बस ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, निकल जाएगा। और ये इसकी नीडल निकल आई। मैं वापस लगा देता हूँ क्योंकि बिल्कुल ठीक है। वापस लगाने के लिए यही करेंगे, इसको वापस ऐसे दबाएंगे और ये इस तरह लग जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, अंदर मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ डाला हुआ है सॉकेट में, ताकि ये गहरा दबाव के फिर इसको लगाए। ये कार्बोरेटर का फ्लोट होता है और इसमें भी बिल्कुल लीकेज नहीं होनी चाहिए कहीं से भी।
कहीं से भी ये ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ये डंडियाँ दोनों जैसे आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये टूटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कहीं भी क्रैक है, कुछ भी फटन है, तो पेट्रोल इसके अंदर भरेगा तो ये फ्लोट अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेट्रोल के साथ ये उड़ जाता है। तो उठने की वजह से ये पेट्रोल की लिमिट कंट्रोल करता है। अगर ये ऊपर उठेगा नहीं, इसके अंदर पेट्रोल भर जाएगा, तो इसके लिए ये नीचे ही रह जाएगा। तो इसकी नीडल ऊपर लगी होती है, तो वो उसको जाके रोकेगी नहीं। इसके कारण आपके कार्बोरेटर में ओवरफ्लो की दिक्कत होगी। अगर आपके कार्बोरेटर में ओवरफ्लो की दिक्कत है तो अपना ये वाला पार्ट चेक करो, इसको फ्लोट कहते हैं, या फिर ये एक नीडल होती है, इसको चेक कर सकते हो। अगर इस पे से दिक्कत होती है तो ये ओवरफ्लो अलाउ करती है। फ्लोट की नीडल की कंडीशन भी अच्छे से देख ले। इसकी जो चोंच है बिल्कुल नुकीली होनी चाहिए, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर से टच करता है, ये यहाँ से टच करता है। तो ये चोंच और ये जो किनारी है, इसके बीच में से अगर ज़्यादा दबा हुआ है तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। जो ऊपर ये होता है स्प्रिंग होता है, इसके अंदर छोटा सा बहुत बारीक कंपोनेंट है, इसको दिखाने में भी, ये देख रहे हो आप, ये छोटा सा स्प्रिंग होता है इसके अंदर। खैर कार्बोरेटर में ओवरफ्लो की दिक्कत आई थी 22,000 किलोमीटर्स के आसपास, तो तब मुझे इस नीडल को बदलना पड़ा था। ये मेन जेट है, प्राइमरी जेट कह सकते हैं, मेन जेट कह सकते हैं। तो इसके जो छेद होते हैं वक्त के साथ ये ब्लॉक हो जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं इसके छेद क्लियर हैं बिल्कुल। ये टॉर्च की रोशनी आपको इनके आर पार दिख रही है, इस तरीके से, और ये आर पार यहाँ से तो दिख ही जाएगा। इस तरह की कॉपर की वायर ले लो और इसके जो छेद है इसमें डाल के साफ़ कर लो। आप सिर्फ ब्रश से साफ़ करोगे तो नहीं होएगा, मैंने ट्राई कर रखा है सिर्फ ब्रश से। अगर आपकी बाइक में आप बहुत ज़्यादा रेस देते हो और टॉप स्पीड पे जब आप चलाते हो तब आपको मिसिंग मारती है बाइक, वो अक्सर इसी चीज़ की वजह से होती है। ज़्यादातर जो मिसिंग की दिक्कत होती है कार्बोरेटर की वजह से ही होती है। इसलिए जब भी मेरे से कोई सब्सक्राइबर पूछता है कि मेरी बाइक मिसिंग मारती है, मैं इसलिए यही कहता हूँ आपको कि कार्बोरेटर की सर्विस लास्ट कब हुई थी, और अक्सर वो मुझे यही बताते हैं कि कार्बोरेटर की आज तक उन्होंने सर्विस कभी करी ही नहीं। और ऐसे ये आइडल के लिए होता है, ये होता है सेकेंडरी जेट कहते हैं इसको। जब आपकी बाइक पे आप रेस नहीं दे रहे होते, आइडल पे चल रही होती है, तो इसी के थ्रू उसको फ्यूल मिलता है। तो अगर आपकी बाइक आइडल पे बंद हो जाती है या आइडल पे मिसिंग मारती है, चलाने में नॉर्मल चलती है, तो हो सकता है ये वाला जो जेट है ये गंदा हो। तो इसको भी अच्छे से आप चेक कर लें। आइडल जेट के भी छेद बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और आप देख सकते हैं बिल्कुल आर पार दिख रहा है इनके। अब अपने कार्बोरेटर पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया, अब इसकी फिटिंग की बारी है। खोल के धोना तो फिर भी आसान काम है, इसको सही से फिट करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमने खोला है वैसे ही लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा सामान आपने कहाँ से खोला है। ये मेन जेट, सबसे पहले हम इसी को कसेंगे, लेकिन इसको कसने से पहले ये छोटा सा पार्ट होता है, इसको लगाना मत भूलना। और इसकी भी दिशा होती है, ये आप निशान देख सकते हो, ये काला हो रखा है। शार्प वाली साइड अंदर जाएगी ऐसे, और जो डल वाली साइड है, जो थोड़ी मतलब मोटी साइड है, वो बाहर की तरफ रहेगी, ये ऐसे। इसको हिला के अच्छे से हम ये देख लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ इस तरीके से दिखना चाहिए आपको। तो ये स्टॉक है बिल्कुल। इसको पूरा टाइट करने के लिए आपको 7 mm की गोटी की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें कि इसको पाने से ना टाइट करें, गोटी से करें, क्योंकि ये ब्रास का है तो इस पर थोड़ा बहुत भी रगड़ ना पड़े। आपको कोई आर्म की ज़रूरत नहीं है ऐसे टाइट करने के लिए, पेचकस से ही आप ऐसे पकड़ के करेंगे, अंदाजे से ठीक ठाक टाइट कर देंगे। और ख्याल रखना कि ये भी एल्यूमिनियम है और ये ब्रास है, तो बहुत ज़्यादा ओवर टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती इसको। अब बारी है आइडल जेट की। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल साफ़ करा था हमने। इसका भी मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ जूम करके कि कितने होते हैं। 12.5 दिख रहा है मुझे। तो ये इसको कसने के लिए पेचकस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि छोटा है तो इसको बहुत ज़्यादा दम लगा के टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको पेचकस को ऐसे दबा के फिर करना, नहीं तो ये स्लिप कर सकता है मेरा। अब ये जो एयर फ्यूल रेशियो का स्क्रू होता है, इसको लगाएंगे। इसको लगाने से पहले इसकी ओरिंग बैठा लें। ये छोटी सी ओरिंग जो हमने पहले निकाली थी, इसको वापस लगा लेंगे यहाँ पर। इसकी ओरिंग पे मैं सिलिकॉन ऑयल लगा दूंगा, इससे इसकी लाइफ बढ़ती है। और इसका स्प्रिंग भी बैठा लेंगे। एयर फ्यूल रेशियो की एक रबर की ओरिंग और एक मेटल की वॉशर कार्बोरेटर के अंदर लगी हुई है, उसको मैंने एज इट इज़ ही रख दिया है, छेड़ा नहीं है। जब इस स्क्रू को आप बदलेंगे तो उसी के साथ आपको बदलनी होती है। कंपनी इसकी 2 चूड़ी खोल के देती है, लेकिन अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है वक्त के साथ।
तो इनकेस आपके पल्सर 135 है, आप यही चीज़ उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब लगाते हैं इसके चोक के पिस्टन को। थोड़े से स्क्रैचेस दिख रहे हैं, इस पर भी सिलिकॉन ऑयल लगा के लगाऊंगा मैं। बेसिकली जहाँ से आपने जो पार्ट निकाला है उसको वहीं लगा दीजिए। इसको ज़्यादा ओवर टाइट मत करना, प्लास्टिक पार्ट है, टूट सकता है। और इसके ऊपर इसका जो ग्रोमेट होती है ये चढ़ा देंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें पानी वानी नहीं जाने देती अंदर। अगर बारिश के मौसम में आपके बाइक के कार्बोरेटर में पानी जाने की दिक्कत आती है तो इस ग्रोमेट को चेक करिए, और अगर ख़राब है तो इसको बदल दीजिए। देखो पहले से कितना स्मूथ हो गया ये। इन केस आपकी बाइक में ये दिक्कत आती है कि एयर फ्यूल रेशियो बहुत रिच चल रहा है और आपने ये जो इसका पेच होता है इसको भी अच्छे से आपने टाइट कर रखा है, उसके बाद भी एयर फ्यूल रेशियो ज़्यादा है, तो ये जो चोक का होता है पिस्टन आपको ये बदलना पड़ेगा। कई बार होता है कि इसका जो स्प्रिंग होता है वीक हो जाता है या कोई भी दिक्कत है इसमें, तो इसके वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल जाता है आपके नॉर्मल रनिंग में, जो कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टॉपर होता है ना ये काम करना चाहिए। तो ये पूरे तरह से आगे या तो अंदर नहीं जा रहा है अपने आप, या फिर इसकी जो आगे की रबर मैंने आपको बताई थी वो सॉफ्ट नहीं है, हार्ड हो गई है या क्रैक कर गई है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल जाता है, जिसके कारण आपके स्पार्क प्लग काले पड़ेंगे। या अब फ्लोट लगाने की बारी है। फ्लोट को हमने चेक तो कर ही लिया है। फ्लोट लगाने से पहले फ्लोट की नीडल को इसके खड्डे में ठीक से बैठा लें। इसको लगाने का तरीका ये है, आप डायरेक्शन देख लो, ये ऐसे सेट करके इसमें ऐसे लगा देते हैं हम, और इसको आराम से बहुत इसमें ऐसे बैठा देंगे, पिन उसके अंदर जानी चाहिए। इसकी शाफ्ट भी लगा देते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अब इसका पेच कसेंगे हम। पेच कसते समय ध्यान रखना कि एकदम सिर्फ यहाँ से नहीं कसना आपको, पहले इसको यहाँ से भी दबा देना, इसकी शाफ्ट बैठा देना, फिर इसको कसना। थोड़ा सा अच्छे से टाइट कर देंगे, और लगाने के बाद ये देख लेना कि ये जो पिन है ये बिल्कुल फ्लैट हो। अभी कसने में ऐसे हो गई थी। ज़्यादातर केसेस में फ्लोट बाउल की जो गैस्केट होती है इसकी कंडीशन ठीक ही रहती है, लेकिन अगर इसको बदलने की ज़रूरत है तो रिप्लेसमेंट पार्ट भी मिल जाता है कंपनी से। अब इसे पेच कस देंगे। मैंने कार्बोरेटर का ड्रेन स्क्रू नहीं खोला क्योंकि मेरा कार्बोरेटर ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन वैसे उसे भी खोल के साफ़ करना अच्छा रहता है। अब आते हैं ऊपर की तरफ में। इसके एयर चेम्बर जो होता है, अंदर का ये जो पार्ट है ये भी ठीक से लगा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से दबती है, ये काम करता है। और जब इसको लगाएंगे इसका एक कान सा बना हुआ होता है, तो इसको इस खांचे में मिलाना है आपको। इस तरीके से अपनी जगह में बैठ जाकर देख सकते हैं। और इसका स्प्रिंग, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऊपर नीचे कैसे भी लग जाएगा। इसके वैक्यूम पिस्टन के कवर के भी पेच कस लेंगे। उसके बाद इसके चोक लेवर का पेच कस लेंगे। कार्बोरेटर हो गया पूरा तैयार। इसको चल के बाइक में लगाते हैं। हर 15,000 किलोमीटर पे इसको बदल लेते हैं, क्योंकि ये पुरानी हो के हार्ड हो जाती है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, 36 रुपये की एक आती है, बस मिलती है मुश्किल से। और इस स्लीव की भी डायरेक्शन होती है। ये 2 लिप देख सकते हैं आप, इसको लिप कह देते हैं हम। तो ये 2 ग्रूव्स होते हैं, या सिंगल ग्रूव है मेरे ख्याल से। तो ये 2 ग्रूव्स इंजन की तरफ लगते हैं, और इसके जो नुक्के बने हुए होते हैं ताकि ये गलत ना लगाओ। तो इंजन का ये वाला जो नुक्का होता है इससे मैच करके हम लगाएंगे। इसका क्लैंप चढ़ा देंगे। कार्बोरेटर को भी वापस लगा लेंगे। लगाने से पहले इसके कनेक्शंस कर देते हैं। ये ड्रेन पाइप होता है, सबसे पहले इसी को लगा देता हूँ मैं। को ऊपर से चढ़ा देंगे। ये ओवरफ्लो पाइप भी लगा लेंगे। पाइप ज़्यादा टाइट है लगाना है तो थोड़ा सा पेट्रोल डाल लो। और इसका क्लैंप लगाना मत भूलना। यही वेब कैनिस्टर का पाइप भी लगा लेंगे। ये भी लगाना एक चुनौती से कम नहीं है भाई। और इसको जब लगाओ तो इसका एक खांचा ज़रूर मिला लेना। ये नुक्का आपको दिख रहा होगा, तो कई मैकेनिक इसका तो नीचे छोड़ देता है, ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये ज़रूरी इसलिए है, इसका अपना लेवल होता है फ्लोट का, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा होना सही नहीं है।
बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसकी ये रेस की केबल भी लगा देंगे हम। फर्स्ट टाइम जब इसमें आप फ्यूल खोलेंगे तो इसको थोड़ी देर आप वेट कर लो, इसको भर लेने दो, और इन केस कोई लीकेज हो कुछ हो तो आप अच्छे से बाइक के पास थोड़ी देर के लिए बैठे रहो। उसके बाद जब एक बार आपको कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई ओवरफ्लो की दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, उसके बाद जाके हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। और कार्बोरेटर की क्लीनिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से हुई है। आज ये मॉर्निंग का पहला स्टार्ट है, मैंने सुबह स्टार्ट नहीं करी थी, तो इसको पूरा आप देख सकते हो आपके सामने फर्स्ट स्टार्ट करा है मैंने, और किक इस्तेमाल करके स्टार्ट करा है। आइडल आरपीएम बिल्कुल स्मूथ है, बहुत थोड़ी सी ब्लॉकेज थी लेकिन इसकी वजह से वो ठीक हो गई। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।